दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 29वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 24 जनवरी को 9 बजे से सुबह 10 बजे के बीच में। आइए देखते हैं इसमें किस तरह के सवाल हमसे पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको बोल रहा है एक कार की कीमत 2,50,000 रुपए है। पहले वर्ष में इसके मूल्य में 10% का हॉस का मतलब क्या हुआ? कमी। हॉस का मतलब क्या हुआ? कमी। और दूसरे में 15% का हॉस होता है। 2 वर्ष के बाद कार्य का मूल्य। यहां पर मामला ये है, पहले की वैल्यू आपको दी गई है, 2 सालों लगातार कम हुई है, बाद की वैल्यू पूछी जा रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि परसेंटेज में कभी भी अगर पहले का मान देके बाद का मान पूछा जाता है तो सवाल को सीधे सीधे लगाते हैं। बाद का मान देके पहले का मान पूछा जाता है तो पहले के मान को x मान लेते हैं। अब यहां देखिए कीमत कितनी है। कीमत है इसकी 2,50,000। 10% का हॉस मतलब 90 का हो गया मामला, और 15% का हॉस मतलब 85 का हो। अब आप इसे काटेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2। अब पूरा मामला कितने का हो गया? 25 गुणे 90 और गुणे कितना है? ठीक है। अब मैं अगर 25 का गुणा इसमें कर दूं तो 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200 और 12 कितना हो जाएगा? ये 212। और इसमें 90 का गुणा तो 9 पना 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 एकम 9 और 2 11, 9 और 9 दूनी 18 और 1 19 और 1 0। और मतलब अब जो वैल्यू है वो है 1,91,250 रुपए। ये तो एक तरीका हो गया जो बेसिक तरीका है। उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर 2। यहां पर मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, परसेंटेज में आप लोग थोड़ा सा आदत डालिए। देखिए 10% का हॉस, 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। मतलब पूरा मामला कितने का? देखिए 10 से 9 का। 15% का मामला होता है 3/20। मतलब पूरा मामला किसका है? 20 से 17। ये कहानी है आपकी। अब आप देखिए ये पूरी वैल्यू कितनी है? 200। और ये पूरी वैल्यू कितनी है? 153। पहले 200 था, अब कितना हो गया है? वो 153। अब इसमें पहले की वैल्यू दी गई है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 2,50,000। ठीक है, 1 2 1 2 2 से काटेंगे, ये कितना आ जाएगा? 1250। अब इसमें मुझे 1250 का गुणा करना है। अब देखिए 1250 का मतलब कितना हुआ? 1250 मतलब 125, और 125 में अब गुणा किसका करते हैं? 8 का। 125 का गुणा मतलब 8 का भाग। अब इसमें अगर मैं 8 का भाग दे दूं तो 8 एकम 8, 8 नाम 72, 1 शेष बचेगा और 1 में 125 का गुणा होगा तो ये 125 ही आ जाएगा और 0 ये हो गया। मतलब उत्तर हो जाएगा 1,91,250 रुपए। मर्जी आपकी है, सवाल चाहे इस तरीके से कीजिए चाहे इस तरीके से कीजिए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत सुझाव यह है कि सारे सवालों को आप ऐसे करने की आदत बना लीजिए और कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचत करता है। आय में 20% की वृद्धि होने के कारण व्यय भी 20% बढ़ जाता है। हर महीने 1,500 रुपए की बचत कर पाता है। उसकी मूल मासिक आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सवाल दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो आपसे पूछा जाता है बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। और दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है जिसमें रुपए देकर के रुपए की बात होती है। अब मैं दोनों तरह को, पहली बात तो यह है कि आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। अब देखिए बचत वो कितनी बोल रहा है? 25। इसका मतलब यह है कि खर्चा वो 75 कर रहा है, क्योंकि आय हमेशा कितनी होती है? 100। कहानी ये। अब देखिए 20% बढ़ जाता है। 20% का मतलब होता है 1/5 और इसका मतलब होता है 6/5। तो यहां पर जो 20% की जो वृद्धि हो रही है, मतलब गुणा कितने का करना है? 6/5 का। तो 20 20 छक्का 120। अब वो कमा कितना रहा है? 120 रुपए। यहाँ भी कितने का गुणा हो चुकी? यहाँ भी उसी की वृद्धि हुई है। तो 15 पन्ना 75, 15 छक्का 90। अब देखिए कमाने लगा वो 120, खर्चा वो कितना कर रहा है? 90। मतलब अब उसकी बचत कितने की हो जाएगी? 30 की। और ये बचत उसने दे रखी है 1500 रुपए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 5 15 मतलब 50। आपसे पूछ क्या रहा है? मूल मासिक आय। मूल मासिक आय मतलब इसकी बात हो रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे? वही 100 गुणे 50। मतलब अब उसकी पहले कमाई कितनी थी?
5,000 रुपए। और यही आपके सवाल का जवाब है और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात अगर प्रतिशत में पूछा होता तो हम क्या करते, यहाँ भी 20 का गुणा, यहाँ भी 20 का गुणा, तो इसमें भी कितना आता 20, मतलब बचत में भी कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक कंपनी में 100 कर्मचारियों का औसत भार 62 किलोग्राम है और शेष 25 कर्मचारियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। उस कंपनी के सभी कर्मचारी, सभी मतलब 100 और 25 मिलाकर 125 कर्मचारियों का औसत भार को निकालना है। औसत का मतलब क्या होता है? मैंने आपको यह बताया कि औसत का मतलब होता है बराबर का बंटवारा। जैसे ही मैंने बोला कि 4 लोगों की औसत आय 60 रुपए प्रतिदिन है, इसका मतलब यह है कि हर आदमी 60 रुपए रोज कमा रहा है। उसमें कुछ कम कमा रहे होंगे, कुछ ज्यादा कमा रहे होंगे, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे कि 4 के चारों लोग 60 रुपए कमा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस सवाल को लगाने का मैं एक बेसिक तरीका भी बताता हूं और एक डायरेक्ट तरीका भी बता रहा हूं। देखिए, 100 कर्मचारियों का औसत भार कितना है, 62, और 25 कर्मचारियों का औसत भार कितना है, 52। अगर मैं सभी का 52 मान लूं, क्योंकि कम वाले को मानिए वो 62 है और ये 52 है, मैं सभी का कितना मान लेता हूं, सभी का 52 मान लेता हूं। सभी का अगर मान लूंगा तो पूरे 125 कर्मचारियों का, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि 100 कर्मचारियों का औसत भार कितना है, 62 किलो, और 25 का कितना है, 52 किलो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप पूरे 125 को आप कितना मान लीजिए, 52 कीजिए, सभी 125 लोगों का। तो अब यहां से कितना बचेगा, 10 केजी बच जाएगा। कितने लोगों का बच जाएगा, 100 लोगों का। मतलब ये टोटल जो एक्स्ट्रा है वो कितना है, 1000। और ये 1000 बटना कितने लोगों में है, 125 लोगों में। तो इसमें जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8। मतलब वास्तव में 52 न होकर के ये 8 और बढ़ जाएगा। मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 60 किलो। ठीक है, उत्तर है इसका। ये तो डायरेक्ट लगाने का तरीका हो गया कि आपको कलम चलाने की। सवाल हमने पढ़ा, देखा, एक का 62 है, एक का 52 है, उसका भी अगर मैं 52 मान लूं तो 10 किलोग्राम बचेगा 100 लोगों का। मतलब मेरे पास 1000 एक्स्ट्रा है, उसे 125 लोगों में बांटना है। तो 1000 में मैं 125 का भाग दूंगा, मतलब 8 किलोग्राम सभी को मिलेगा, और 8 सभी को मिलेगा, मतलब 52 सभी के पास था, 8 8 और दे दिया तो कितना हो गया, 60 किलोग्राम। ये तो हो गया सवाल को डायरेक्ट लगाने का। दूसरा तरीका जो औसत बराबर होता है वो होता है योग। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। अब देखिए, योग कितना है, 100 वालों का कितना है, 62, और 25 वालों का कितना है, 52। और अब ये टोटल औसत निकालना है तो संख्या कितनी, ये 100 और 25। देखिए 100 अगर मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6200। 25 में 52, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125 और 126 बटे 125, ये 62, 6200, 7000, 7460, 7460 और बटे कितना है, 125। ठीक है, 62 और 12 74। ठीक है, अब देखिए काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, 24 बचेगा, 46, 25 नहीं है, 225, 225, 46 बचा था, 46 बचा था, 25 दूनी 50, 24 बचा, 25 नहीं है, 225, 15 और 6 20 बचा। पूरा पूरा कट ही नहीं रहा, कुछ गड़बड़ हो गई क्या। 25 दूनी 50, 25 पंचे 25 दूनी 50, 25 पंचे 125 और 5 130 आएगा। ये गड़बड़, यही सब गड़बड़ियां होती हैं इसमें। अब ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 6 1 7, 7500 बटे 125, 25 पंचे 125, 25 त्याई 75, 300 काट देंगे तो उत्तर कितना आ जाए। अब एक तरीका तो सवाल लगाने का ये है जिसमें आपको कलम चलाने की भी जरूरत नहीं, सवाल पढ़ते पढ़ते आप टिक कर सकते हो। दूसरा तरीका आपके पास ये है, बेसिक वाला तरीका है, मर्जी आपकी है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि एवरेज के सवाल आप ऐसे लगाने की कोशिश की। इस तरीके के बहुत सारे सवाल आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, एसएससी पीवाईक्यू जो एवरेज की है
उसमें आपको इस तरह के बहुत सारे सवाल मिलेंगे। अगर आपको इस तरीके के सवालों को लगाने का तरीका सीखना है तो एक सवाल तो ये है, इसके अलावा बाकी के सवाल आप वहां से देख लीजिए, आपकी कमांड इन सवालों पर बन जाएगी। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। राकेश 2530 प्रत्येक पर 2 घड़ियां बेचता है। ठीक है, देखिए 2530 प्रत्येक पर 2 घड़ियां बेचता है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य समान है। उसे एक पर 15 का लाभ, दूसरी पर 15, यानी मैंने आपको बताया था यदि विक्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को x% लाभ, दूसरी को x% हानि पर बेचें तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा x²/100। अब आप देखिए पूरा मामला कितना है, 15 का लाभ और 15 की हानि, मतलब क्या हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर बटे 100%, मतलब कितना हो जाएगा 225/100। 2 जीरो हटेंगे यहाँ दशमलव, उत्तर हो जाएगा 2.25%। ठीक है, ऑप्शन हानि रहेगी कितने की, 2.25%। शर्त यह है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी, लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री में 20% की वृद्धि। दैनिक बिक्री पर फिर यहाँ पर देखिए 10% की कमी। अब यहाँ पर दो तरीके से सवाल को देखिए, 10 की कमी हो गई मतलब मामला कितने का हो गया, 90 का। 20 की वृद्धि हो गई मतलब मामला कितने का हो गया, 120 का। 100 से 100 कैंसिल, 1 2 1 2, मतलब ये टोटल कितना हो गया 108। और पहले कितना था, पहले 100 था, 108 माइनस 100 मतलब कितना हो जाएगा, 8% की क्या हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका 10% की कमी, मतलब 10 से मामला 9 हो गया। 20 की वृद्धि, 20 की वृद्धि, 20 का मतलब कितना होता है 1/5, मतलब मामला क्या हो गया 5 से 6 का। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, नहीं, मतलब मामला कितने का हो गया 50 से 54 का। वृद्धि कितने की, 4 की, तो 4/50 गुणे 100, तो मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 8%। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अभी मैं दोनों तरीके से सवाल लगा रहा हूं, मर्जी आपकी है, सवाल को चाहे ऐसे लगाइए चाहे सवाल को आप ऐसे लगाइए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। राम और लक्ष्मण एक काम को 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। भरत, राम और लक्ष्मण एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, भरत को काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। देखिए राम और लक्ष्मण, सॉरी अलग अलग दिया, ये कर रहा है 15 में, ये कर रहा है 20 में। राम प्लस लक्ष्मण और प्लस भरत कर रहे हैं 5 में, ये टाइम दिया हुआ है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 15 और 20, ये तो इसके अंदर शामिल ही है। 5 चौके 20, 3 और चाहिए, मतलब वर्क कितना हो जाएगा 60। इफिशियंसी 4, 3 और 12। देखिए अब तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं 12, ये दोनों कितना कर रहे हैं 4 और 3 7, मतलब जो भरत काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है 5। ठीक है, भरत को काम समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, तो कितना हो जाएगा ये 60/5, मतलब उत्तर कितना दिन हो जाएगा 12 दिन। और यही आपके सवाल का जवाब है, और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बस यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखना है, तीनों मिलकर के 12 कर रहे हैं, इस 12 में से 4 इसका 3 इसका, मतलब ये टोटल कितना हो गया 7, मतलब भरत ने जो काम किया है वो कितना है 5, मतलब की क्षमता 5 है, 60 काम कर रहा है, मतलब वो 12 दिनों में काम को पूरा कर लेगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक बाइक सवार 100 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त करने के लिए बाइक सवार को अगले 1 घंटे तक किस चाल से चलना। बढ़िया सवाल। अब इसके मैं आपको दो तरीके बता, एक तो बेसिक
और दूसरा मैं इसी में एलिगेशन लगाता हूँ। ठीक है, एलिगेशन के लिए थोड़ा सा बच्चे हमारे डरते जरूर है, लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे सवाल बहुत इजी हो जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर टोटल अगर आप देखें तो ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर मैं ये निकाल लूं अगले 1 घंटे तक चलना है, कितने घंटे तक, अगर मैं ये निकाल लूं कि ये यहां पर जो है कितने घंटे चला है और यहां पर अगर उसको 1 घंटे चलना है, अगर वो 90 की चाल से चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, तो 100 तय कर चुका है, बाकी कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए यहां की अगर मैं समय की बात करूं तो समय बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर होता है दूरी और बटे चाल। मतलब ये कितना है 100 बटे 75, मतलब कितना हो जाएगा 25 चौके 100, मतलब 4 बटे, और यहां पर उसको कितना चलना है, जो कुल समय है वो कितना है, कुल समय कितना है 4 बटे 3 और प्लस 1, मतलब कितना हो जाएगा 4 3 7 बटे 3 घंटे। अब जो कुल दूरी होगी वो कितनी होगी भाई, जो कुल दूरी होगी 90 की चाल से चलना है, 7 बटे 3 घंटे 30 या 90, मतलब कितना हो जाएगा ये। ठीक है, अब चली गई दूरी कितनी है, चली गई दूरी कितनी है 100, तो शेष कितनी बची 210 माइनस 100, मतलब कितना 110 किलोमीटर, और एक ही घंटे उसको चलना है, इसलिए उत्तर कितना 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, एक तरीका तो ये है सवाल को लगाने का। दूसरा तरीका देखिए, मैं इतने में ही बता रहा हूं आपको। देखिए चाल कितनी है 76, यहां पे मैं चाल x मान लेता हूं और मिला करके जो चाल है वो होनी चाहिए 90, ये 90 में 15 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 90 में 75 घटा दिया कितना आ जाएगा 15। यहां पर समय कितना है 4 बटे 3, मतलब 4 इसका और 3 इसका, जब 4 और 3 इसका है तो 3 यहां पे भी होना चाहिए, 4 यहां पे भी होना, ये वाला जो मामला है वो कितने का है गुणे 5 का, तो यहां वाला मामला भी गुणे 5 का, मतलब ये कितना होना चाहिए 20, ये कितना होना चाहिए 20। अब यहां पर आप देखिए इसमें से आप इसको घटा रहे हो, तो मतलब इसमें से आप इसको घटाओगे तो 90 और 20 ये कितना हो जाएगा 110, यही आपके जवाब है। ठीक है, तो एक तरीका सवाल को लगाने का ये है, और एक तरीका एलिगेशन, बस एलिगेशन में एक बात ध्यान रखनी है, जो रेशियो यहाँ पे बनता है वही रेशियो हमें यहाँ पर चाहिए होता है। दूसरा, इसमें से अगर ये घटा है इसका मतलब इसमें से ये घटेगा तो ये आना चाहिए, और 20 तभी आएगा जब 90 में 20 आप जोड़ दोगे तो उसकी वैल्यू कितनी है 100। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। त्रिभुज में यदि सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15, दूसरी भुजा की लंबाई 12, परिमाप कितना है 34, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कहा। ठीक है, अब देखिए यहां पर मामला समकोण त्रिभुज का भी नहीं है, यहां पर मामला समबाहु त्रिभुज का भी नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग। अब तीसरी भुजा तो आपको दी ही नहीं गई है, तो तीसरी भुजा नहीं दी गई है तो जो त्रिभुज का जो परिमाप होता है, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई, मतलब इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इसमें से ए की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है 15, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, और परिमाप दे रखा है 34, मतलब 15 प्लस 12 प्लस सी, मतलब सी बराबर हो जाएगा 34 माइनस 27 बराबर, मतलब तीसरी भुजा की लंबाई कितनी दी गई है 7। अब आपको फॉर्मूला याद होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर तीनों भुजाएं दी गई हो तो कितना होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, ठीक है, और एस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसको अर्ध परिमाप बोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 2, और ए प्लस बी प्लस सी की मान 34 दी गई है, मतलब इसका मान कितना है 17। ठीक है, अब यहां देख लीजिए, अब वैल्यू रख दीजिए, वही 17, 17 माइनस 15, 17 माइनस 12 और 17 माइनस, अब इसको आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट ऑफ 17 गुणे 17 में 15 गया 2, 17 में 12 गया 5, और 17 में से 7 चला गया तो 10। देखिए अब ये भी 10
ये भी 10, तो ये 10 तो क्या हो गया बाहर, अंदर कितना बचेगा 10√17, और यही आपके साथ बढ़िया सवाल कहा जाएगा। हाँ एक बात जरूर है, जिन लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी सी प्रैक्टिस रहेगी वो इसमें भुजा की लंबाई को सवाल पढ़ते पढ़ते निकालेंगे, और अर्ध परिमाप भी वो सवाल पढ़ते पढ़ते निकालेंगे, क्योंकि परिमाप आपको दिया गया है। अब अर्ध परिमाप भी निकल गया, तीनों भुजाएं भी निकल गई, तो तीनों का अंतर भी निकल जाएगा। 17 में 15 गया 2, 17 में 12 गया 5, 17 में 7 गया 10, 2 और 5 मिलकर 10 बना ही रहे हैं। 10 और 10, 10 बाहर हो जाएगा, 17 अंदर बचेगा, तो 10 10√17। ठीक है, लेकिन लगाने का जो तरीका है वो बेसिकली यही है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। जैक एक कार्य को 30 दिनों में, रयान यह कार्य 14 दिनों में कर सकता है। जैक ने अकेले ही कार्य करना शुरू किया। कितने दिनों के बाद रयान को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 15 दिनों में 1/2, 1/2, 14 दिनों में पूरा, 7 दिन, 8 दिन। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? ठीक है, अब मैं इसको भी दो तरीके से बताता हूं सवाल को। देखिए यहां पर आप एक बात सोचिए कि जैक ने तो पूरा काम किया है, कितने दिन तक? 15 दिन तक। तो जैक का 15 दिन का जो काम है वो कितना हो जाएगा? 15/30 मतलब 1/2 काम। अब रयान यह कार्य कितने दिनों में कर रहा है? 14 दिनों में। तो जब रयान की बात आएगी तो रयान जो आधा काम बचा हुआ है इसको वो कितने दिन में कर देगा? 7 दिन। मतलब रयान ने केवल कितने दिन काम किया है? 7 दिन। और जैक ने कितने दिन काम किया है? अब अगर रयान ने 7 दिन काम किया तो सवाल में आप पूछ रहा कितने दिनों के बाद रयान को जुड़ना चाहिए, तो रयान तो 7 ही दिन काम कर रहा है, तो कितने दिनों के बाद वह जुड़ा? टोटल काम 15 दिन चला है, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा? 8 दिन। यही डायरेक्ट, और इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका सीधी सी बात यह है, 30 दिन में काम हो रहा है, अगर उसने 15 दिन किया मतलब आधा काम किया। पूरा काम 14 दिनों में मतलब आधा काम 7 दिनों में, मतलब रयान ने 7 दिन काम किया, काम 15 दिन चला, तो 15 में से 7 घटा दिया, उत्तर कितना? 8 दिन। यह तो हो गया सवाल को पढ़ते पढ़ते लगाने का तरीका। अब अगर मैं बेसिक से बात करूं, देखिए जैक कितने दिनों में काम कर रहा है? 30 दिनों में। रयान कितने दिनों में काम कर रहा है? 14 दिनों में। ये टाइम है। अब अगर आप इसको एलसीएम मेथड से, ये सवाल को लगाने का, जब काम को छोड़ा जाए तो कुछ लोग शामिल हो रहे हो, शेष काम की बात की जाए तो ये तरीका सबसे बेहतर होता लगाने का। मैंने आपको और भी कई सवालों में ये तरीका बताया हुआ है। अब देखिए 30 और 14, 7 और 15, 15 7 105, मतलब कितना हो जाएगा? ये 210। इसकी एफिशिएंसी 7, इसकी एफिशिएंसी 15। ठीक है, अब देखिए इस आदमी ने टोटल कितने दिन काम किया है? 15 दिन। तो 15 दिन में इसने काम कितना किया होगा? 15 × 7 मतलब कितना काम किया होगा? तो 5 काम। अब शेष जो काम है वो किसने किया? रयान ने। तो शेष काम कितना बचेगा? 210 काम था, 105 जैक ने कर दिया, तो शेष काम कितना करेगा? कितना बचा? 105। और 105 काम कौन करेगा? रयान करेगा। तो रयान को कितने दिन लगेंगे? 105 और बटे कितना? 15, मतलब कितने दिन लगेंगे? मतलब रयान ने कितने दिन काम किया है? 7 दिन, जो यहीं पे आप निकाल चुके थे। अब रयान ने अगर 7 दिन काम किया है तो शामिल हुआ कब? भाई 15 दिन तो काम ही चला, कब शामिल हुआ? 7 ही दिन उसने किया है, मतलब कितने दिन बाद शामिल हुआ है? 8 दिन। यह है सवाल का बेसिक तरीका, जो आप एलसीएम, बेसिक तरीका यह भी, लेकिन ये एलसीएम मेथड नहीं है, ये फ्रैक्शन मेथड है। यहां पर आप कौन से मेथड से लगा रहे हो? एलसीएम से। तो मैं बार बार ये बात को बोल रहा हूं, जब कभी भी शेष काम की बात की जाए, आदमी छोड़ के जा रहा हो या आ रहा हो, तो हमेशा ही इंसान को फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आप सवाल को केवल पढ़ते पढ़ते ही लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। स्थापित करने के लिए सही संयोजन और क्रम। देखिए यहां पर अगर आप देखो भाग सभी में लगा हुआ, मतलब यहां तो भाग आएगा, भाग आएगा, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी? 172 भागे 86, इसकी वैल्यू तो 2 है। अब यहां पर क्या लगा हुआ है? 14,
यहाँ पे 2 और बराबर कितना है। अब आप खुद ही सोचिए कि यहाँ पे मैं क्या कर दूं। 14 दूनी 28 और 2 30 हो सकता है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका 14 दूनी 28 और 30 हो सकता है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब एक तरफ गुणे आएगा और एक तरफ धन आएगा। या तो यहाँ पे धन कर दो, यहाँ पे गुणा कर दो, या यहाँ पे गुणा कर दो, वहां पे धन कर दो। अब देखिए गुणा और धन भागे के बाद, भाग तो सभी में था, धन और गुणा, धन और गुणा बिल्कुल सही है, और किसी में हो भी नहीं सकता। मतलब उत्तर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर। ज्यादा कुछ इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सवाल में भाग सभी में उसी जगह पर दिया हुआ है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था, BC अपॉन ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, ये मतलब कितना हो जाएगा 26 गुणे 32 बटे 16, 32 बटे 16, 16 दूनी 32, 26 दूनी 52, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका 52, और ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 4 में। बात करते हैं अगले सवाल की। एक कॉलेज कैंटीन में 96 छात्रों ने 5 दिन के परोसने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी की गई। नए दाखिले होने से 64 और जुड़ गए। 64, 96 और 600, 96 और 400, 60, 160 हो गए। अब खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। मैंने आप लोगों को इसमें एक बात बताई थी, M1 D1 H1 बटे W1, या इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, M1 D1 बराबर होता है। अब देखिए आदमी कितने थे 96, और खाना कितने दिनों का था 5 दिनों का। अब आदमी कितने हो गए 96 प्लस 64, मान लिया कि ये खाना कितने दिन चलेगा, ये आपका सवाल है। तो अब x बराबर कितना हो जाएगा 96 गुणे 5 बटे 6 4 10, 9 6 15 और 1 16, इसको काटेंगे 32, इसको काटेंगे 3, यही आपके सवाल का जवाब है, और यह दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। मुझे नहीं लग रहा कि इस सवाल में ज्यादा कुछ समझाने के लिए है, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा सवाल है। बात करते हैं अगले सवाल की। कितने वर्षों में 4000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% की दर पर। अब देखिए 10% 1/10, अब चक्रवृद्धि का मामला है तो ये 10 से कितना हो जाएगा, तो होगा। अब आप देख लीजिए पूरा मामला कितने का था 4000 का, और ये कितने का है 5324 का। काटेंगे 4 से तो ये 1000, इसको 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, और ये पूरा मामला कितने का है 10 की घात 3, और ये पूरा मामला कितने का है 11 की घात 3, मतलब उत्तर कितना है 3 वर्ष, और ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 4 में। ये सवाल या इसी तरह के मतलब डाटा थोड़ा सा बदल के है, परसेंटेज भी यही है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, आपको इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। 10 से 11 का मामला था, काट लीजिए। अब आप ये देखिए 10 की ये कितनी घात है, 100 से अगर ये 121 हो रहा होता तो 100 का मतलब 10 की घाते 2, तो उधर वाला मामला 11 की घाते 2, और वो होगा ही होगा, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 3 की घात लग गई, मतलब यहाँ भी 3 की घात लगेगी ही। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, ठीक है, कितना होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। कितना है अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब आप देख लीजिए 3πr² की वैल्यू कितनी दी है 4100। ठीक है, अब देखिए पाई जब उधर चला जाएगा तो r² बराबर कितना हो जाएगा 4158, 3 यहां से यहां, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये जाएगी तो 7/5। अब आप काट लीजिए 11 से ही काट, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 8 85, 11 7 77, 8 11 8 88, 3 दूनी 6, 6 6 हम 36, और 6 3 18। अब कितना हो गया r² बराबर हो गया 63 गुणे 7, तो r बराबर कितना हो जाएगा, इसको भी आप तोड़ लीजिए 7 गुणे 9 गुणे 7, इससे क्या हो जाएगा 7 बाहर, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, मतलब उत्तर हो जाएगा 21, और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 1। बस आपको फॉर्मूले में सवाल को रख देना है, सारी वैल्यू आपने पेस्ट कर दी, उत्तर आपके सामने, उत्तर कितना है 21 सेंटीमीटर। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक डीलर किसी वस्तु पर 25% की छूट देता है, नगद भुगतान करने पर 15% की एक और छूट देता है। एक ग्राहक ने 255 का नगद भुगतान किया। अब यहाँ पर देखिए वहां 2,50,000 वाले सवाल में
पहले डाटा दे करके बाद का पूछा हो कि 2,50,000 का सामान है, इतनी इतनी छूट दे दी गई, इतना इतना हुआस हुआ, तो अब कितना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 255 रुपए का उसने भुगतान किया गया, तो सामान कितने का था, मतलब यहाँ बाद का डाटा देकर के पहले का डाटा पूछा जा रहा है। तो पहले के डाटा को हमेशा एक्स मान लेते हैं। 25 की छूट मतलब मामला कितने का हो गया, 75 का। 15 की छूट मतलब मामला कितने का हो गया, 85 का। और इसकी वैल्यू है 255 रुपए। अब ये देखिए 17, 20 और ये देखिए 3 और ये कटेगा क्या, 17 कम 17 17 पना 85, 3 बचे 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 20 गुणे 5, 5 चौके 20 और 20 में 20 गुणा, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 400 रुपए। यही आपका जवाब है। अब यही जो दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं, देखिए 25 की छूट मतलब मामला 25 का मतलब होता है 4, 4 से कितना हो गया 3, 15 का मतलब 3 से 20 मतलब पूरा मामला कितना हो गया 20 से 17, कुछ कट तो रहा नहीं है। ये कितना है 80 और ये कितना है 51, और 51 की वैल्यू दी गई है 255, मतलब कितने का गुणा हो रहा है 5 का। यहाँ भी आप 5 का गुणा कर दीजिए, उत्तर कितना आ जाएगा 400। ठीक है, जवाब है। चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, ठीक है। उस सवाल में भी मैंने यही चीज आपको बताई थी, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप लोग थोड़ा सा इस पे कमांड बना सको, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, सिंपल ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है तो वही। देखिए यहाँ भी 3/4 का मामला था, 17/20 का मामला था, 4 से 3 हुआ, 20 से 17 हुआ, 17 3 51, देखिए काटे तो 5 ही आया, और ये 20 चौके 80 में 5 का गुणा कर दिया, तो उत्तर कितना हो गया 400। वही चीज हमने यहाँ की है। पूर्ण रूप से देखा जाए तो यही चीज यही है, ये चीज यही है, केवल लिखने के तरीके में अलग है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग। बात करते हैं अगले सवाल की। भिन्न, भिन्न उत्तर किस में दिया गया है, भिन्न में ही दिया, तो भिन्न में ही लगाते हैं फिर सवाल को। देखिए 0.6 का अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो 6/10, मतलब ये मामला हो जाएगा 3/। अब देखिए पहले आप सवाल को यहीं से करो, 1/5 धन 1 ऋण 3 5, ये कितना हो जाएगा, 1 से घटाया 5 का 5, 2/5, मतलब 1/5 धन 2/5, मतलब पूरी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आपका मामला कितना है 1/8, इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो इनका एलसीएम कितना 40, तीन गुणा मार दीजिए, 5 कम 5 8 त्रिक 24, 5 माइनस 24 घटाएंगे, उत्तर कितना आ जाएगा ऋण 19 और बटे 40, कुछ कट नहीं रहा, मतलब यही आपका उत्तर है। और ये दिया गया ऑप्शन नंबर 2 में। बहुत ही सिंपल से सिंप्लीफिकेशन का सवाल, बहुत ही सिंपल सा। आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि इसी एसएससी जीडी में अभी तक जो प्रीवियस ईयर के सवाल थे, उसमें जो सिंप्लीफिकेशन के सवाल पूछे गए थे वो भी इससे ज्यादा कठिन थे। बात करते हैं अगले सवाल की। 190 मीटर और 155 लंबाई वाली दो ट्रेनें ए और बी समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर मतलब दिशा विपरीत है, 50 और 76 किलोमीटर की चाल से चल रही हैं, एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी, मतलब समय पूछा जा रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी और बटे। अब देखिए दूरी कितनी है, दूरी है एक की 190 और एक की है 195। चाल क्या है, देखिए एक दूसरे की ओर मतलब चाल विपरीत है, विपरीत है तो दोनों जुड़ जाएंगे 50, ठीक है। अब ये देखिए 380 और 5 385, 7 5 12, ये कितना है 126, 126, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए बड़े को छोटा बनाने के लिए 5/18, तो 5/18 मतलब 5 यहां और 18, तो 18 सत्ते 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और ये कितना हो जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा 11 सेकंड। और ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 1 में। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का बेसिक सा सवाल है, आपको केवल एक चीज का इसमें ध्यान रखना होता है, दूरी हमेशा जुड़ती है, चाल डिपेंड करती है किसके ऊपर, दिशा के ऊपर। दिशा समान है तो चाल घट जाएगी, और दिशा विपरीत है तो चाल जुड़ेगी। यहां पर बोल रहा था एक दूसरे के ओर, मतलब चाल दिशा विपरीत थी, इसलिए चाल क्या हो गई। बात करते हैं अगले सवाल की। 90 मीटर लंबी ट्रेन 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। बहुत ही बेसिक सा सवाल, बल्कि उसी का रिपीटेशन। अब यहां भी देखिए चाल क्या है,
चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी तो हमेशा जुड़ती है, तो 90 प्लस 210 बटे 20, मतलब ये कितना हो जाएगा? 300 बटे 20 कैंसिल। ये कितना? 15, सब उसी में दिया हुआ है, तो ट्रेन की चाल हो जाएगी 15 मीटर पर, अच्छा किलोमीटर पर घंटे। अब देखिए मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, मतलब छोटे को आप बड़ा कर रहे हो, तो 18 बटे 5, 5 तिहाई 15, 18 तिहाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके जवाब हो गया। ठीक है, दोनों ही सवाल एक ही तरह के हैं, बस एक में ये एक में समय पूछ रहा था और दूसरे में चाल पूछ रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन का मूल्य 20,250 रुपए हो जाता। ठीक है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। ठीक है, तो मोबाइल फोन का क्रय मूल्य ज्ञात। ठीक है, मोबाइल फोन का मूल्य 20,250 रुपए है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20 का। देखिए 10 की छूट का मतलब कितना हुआ? 90, मतलब 90% की जो वैल्यू है वो कितनी? 20,250। इसका जो अंकित मूल्य है ये कितना है? 100%, कितना हो जाएगा? 20, 250 बटे 90 और गुणे कितना? 100। 0 से 0 कैंसिल, 9 से काट देंगे तो 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22,000। ये इसका अंकित मूल्य। अब सवाल आपको बोल रहा है कि उसको इसी मूल्य पर बेचा जाए तो 20% का लाभ होगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है ये 120% के बराबर है। ये क्या हो गया आपका मूल्य? ये क्या हो गया था? अंकित मूल्य। अब विक्रय मूल्य इतना है, इसकी वैल्यू कितनी है? 22,500। अब आपसे पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य कितना है? 100%। तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा? 22,500 बटे 120 गुणे कितना? 100। काटे जरा, कटेगा क्या? 0 से 0 कैंसिल, 4 तिहाई 12, 25, 5 2 7 दोनों कट रहा है, 3 7 21 15, 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175 और 12 187, एक जीरो लगा दिया, 18,700। अब आप बोलेंगे इसको डायरेक्ट लगाइए, तो डायरेक्ट में बहुत सीधी सी बात है, 10 की छूट, मतलब पूरा मामला कितने का था? 10 से, और 10 की छूट देने के बाद 20 का लाभ। 20 का लाभ मतलब कितना था मामला? अब ये कितना हो गया? 50, और ये कितना हो गया? ठीक है, 54 की वैल्यू कितनी दी गई है? काट लेते हैं इसको, 54 से कटेगा क्या डायरेक्ट? काटते चलिए, 9 से काटते, 9 छक्का 54, 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 6 का कर देंगे तो 6 दूनी 6 3 18, 45, 6 दूनी 18, 4 6 सते 42, 6 पंचे, इसमें कितने का गुणा हो जाएगा? 375 का। बचा 25, 5 सते 35, 2 37, 5 3 15 3 18, 18,700। यही आपके साथ जवाब है। ठीक है, डायरेक्ट करना है तो ये है। ठीक है, 10 से 9, 5 से 6, 54 की वैल्यू दी गई है, 50 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अरविंद ने क्रमिक छूट योजना के तहत एक वस्तु खरीदी, 20% और 25% की छूट दी गई थी, बिल के रूप में 6,000 रुपए का भुगतान किया गया। फिर वही बात, पहले की मान पूछा जा रहा है, बात का मान दिया गया। 20 की छूट मतलब मामला कितने का? 80 का। 25 की छूट मतलब मामला कितने का? 75 का। और अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 6,000 रुपए।
जो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 500। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुणे 4 गुणे 500, ठीक है। 5 चौके 20 पंचे 100 और 2 जीरो और लगा दीजिए, इसकी वैल्यू। उत्तर कितना? 10,000। अब आप डायरेक्ट के लिए बोलेंगे 20% का मतलब 1/5 मतलब 5 से 4, 25% का मतलब 1/4 मतलब 4 से 3, मतलब पूरी वैल्यू कितनी है? 20 से 12 की। आप चाहते हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, पूरी वैल्यू कितनी है? 5 से 3 की, ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी दी गई है? 6,000। 3 दूनी 6, इसी में आप 2,000 का गुणा कर दीजिए। 5 दूनी, आपके सवाल, ठीक है। सवाल में कुछ है नहीं, जो चीज वहां है वही चीज यहां है, करने की जरूरत नहीं थी, कर सकते थे आप, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, ये वाला जो सवाल था इसमें पता नहीं क्यों एक ही टाइप के 3 सवाल आ गए जैसे, ठीक है। हाँ एक बात जरूर है, मेंसुरेशन का जो सवाल था वो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रहा था, बाकी के सवाल टाइप्ड थे, आप पहले पढ़ चुके थे। निश्चित तौर पर ये पेपर पढ़ने के बाद आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि हम सवालों को जल्दी बना सकते। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।